गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम करेंगे लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। लोक प्रभुसत्ता का सिद्धांत 16वीं और 17वीं सदी की उपज है। प्रभुसत्ता का एक नया रूप अस्तित्व सामने आया जिसे लोक प्रभुसत्ता, थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी कहा जाता है। यह सिद्धांत ऐतिहासिक विकास का फल है। वैसे तो यह सिद्धांत आधुनिक इतिहास की देन है, परंतु प्राचीन काल तथा मध्यकाल के कुछ राजनीतिक दार्शनिकों के विचार इस प्रकार के रहे हैं जिससे इस सिद्धांत के आधुनिक समर्थकों ने अपने विचारों की पुष्टि के लिए प्रेरणा ली है। लोक प्रभुसत्ता का सिद्धांत राजाओं की निरंकुश शक्ति के विरोध से उत्पन्न हुआ। प्रभुसत्ता राज्य का आवश्यक तत्व अवश्य है, परंतु प्रभुसत्ता ना तो राज्य की संपत्ति है और ना ही ये राज्य में निवास करती है। आधुनिक लोकतंत्र में राज्य की सर्वोच्च शक्ति जनता में निवास करती है तथा जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से इसका प्रयोग करती है। अमेरिका के संविधान में भी इस विचारधारा का समर्थन किया गया। संविधान की प्रस्तावना में इन शब्दों को शामिल किया गया है कि सरकार अपना अधिकार जनता से प्राप्त करती है। इस सिद्धांत के समर्थन में रिट्जे द्वारा विचार अभिव्यक्त करते हुए कहा गया है कि प्रत्येक रूप से जनता मतदान द्वारा प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव तथा भय दिखाकर क्रांति द्वारा प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। लोक अथवा जन प्रभुसत्ता वर्तमान युग के लोकतंत्र का मुख्य आधार है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासन करने की अंतिम शक्ति किसी एक व्यक्ति अथवा एक वर्ग विशेष के पास नहीं बल्कि संपूर्ण लोगों के पास होती है। इसी कारण लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि लोक प्रभुसत्ता लोकतंत्र का मुख्य आधार तथा प्रतीक है। यह सिद्धांत निरंकुश शासन तथा दैवीय अधिकारों के प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया। प्राचीन रोम के विचारक पोलिबियस तथा सिसरो का कहना है कि राज्य अथवा साम्राज्य की शक्ति निरंकुश सम्राट के पास होती है तथा सम्राट ने यह शक्ति जनता से प्राप्त की है। मध्यकाल में सिद्धांत के समर्थकों जिसमें कि विलियम ऑफ ओकम, बुकानन और एलुसियस आदि ने राजतंत्र की कटु आलोचना की। उन्होंने इस बात का जोर दिया कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। 18वीं सदी में यह विचार फ्रांस की क्रांति के आधार पर बने। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा में भी लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांत को अपनाया गया। जेफरसन ने इसे अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। प्रजातंत्र के विकास के साथ साथ यह सिद्धांत भी विकसित होता चला गया। लॉर्ड ब्राइस का कहना है कि लोक प्रभुसत्ता लोकतंत्र का आधार तथा रक्षक है। इसी प्रकार से गार्नर ने भी कहा है कि लोक प्रभुसत्ता वह सिद्धांत है जो प्रभुसत्ता को स्पष्ट तथा अनिश्चित जनसमूह को सौंपता है जिसे लोग कहते हैं। आशीर्वादम के अनुसार लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अनुसार अंतिम शक्ति जनता के हाथ में रहती है। सिसरो के शब्दों में राज्य की शक्ति समूचे लोगों की शक्ति से प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार से गिलक्राइस्ट ने के अनुसार भी लोक प्रभुसत्ता का अर्थ किसी एक अकेले शासक अथवा कुछ वर्गों की शक्ति के मुकाबले साधारण जनता की शक्ति है। इसका अर्थ वयस्क मताधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का विधानमंडल पर नियंत्रण तथा राष्ट्र के धन पर जनता द्वारा अनेक प्रतिनिधियों के नियंत्रण से है। तो इस प्रकार से राज्य में जनता की शक्ति अथवा प्रभाव को लोकप्रिय प्रभुसत्ता का नाम दिया गया है। लोकतंत्रीय राज्यों में राज्य की सत्ता की अंत में जनता में निहित समझी जाती है। अर्थात लोकतंत्रीय राज्य में जनता की जो सत्ता होती है, राज्य की जो सत्ता होती है, वो जनता के द्वारा और जनता के लिए और जनता में निहित होती है। जनमत का जो प्रभाव कानूनी प्रभु पर पड़ता है उसी को लोकप्रिय प्रभुसत्ता कहा जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत कानूनी सत्ता पर जनता के विचारों अथवा इच्छाओं के अनुसार ही राज्य की शक्ति का प्रयोग होता है। वास्तव में लोकप्रिय प्रभुसत्ता का विचार शासकों की निरंकुश शक्ति के विरुद्ध पूंजीपति वर्ग का एक नारा था।
हम बात करते हैं सिद्धांत की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी। जो हमने परिभाषाएं की, उन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम इसकी आलोचना भी करेंगे। हमने परिभाषा रिट्से की भी की है, ब्राइस की है, पोलिबियस और सिसरो की है। इसके अलावा हमने लॉर्ड ब्राइस, गार्नर, आशीर्वादम, सिसरो और गिलक्राइस्ट की परिभाषाएं की हैं और इन्हीं के आधार पर हम इसकी आलोचना भी करेंगे। ये माना जाता है कि लोकतंत्रीय विश्व में लोकतंत्रीय प्रभुसत्ता का सिद्धांत जनता की दृष्टि से बहुत लोकप्रिय दिखाई देता है तथा इसकी काफ़ी प्रशंसा की जाती है, परंतु इसमें वे बहुत से गुण नहीं हैं जो प्रभुसत्ता के सैद्धांतिक रूप में होने चाहिए। इसलिए सिद्धांत की आलोचना की जाती है। निम्न आधारों पर इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है, जिनमें से सबसे पहले नंबर पर आता है किसी मान्य परिभाषा का न होना, absence ऑफ यूनिवर्सली नॉन डेफिनेशंस। लोकप्रिय प्रभुसत्ता को कई अर्थों में समझा जाता है। एक विचार के अनुसार यह निर्वाचक मंडल की शक्ति है, जबकि दूसरे मतानुसार यह सारी जनता की शक्ति है। जनता में फिर व्यस्क तथा अव्यस्क स्थिति में जो अंतर होता है उसे स्पष्ट नहीं किया गया है। कई बार जनता की शक्ति को लोकप्रिय प्रभुसत्ता समझ लिया जाता है और इसलिए कोई मान्य विचार न होने के कारण इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरे नंबर पर आता है यह संगठित शक्ति नहीं है। इट इज़ नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड पावर। प्रभुसत्ता संगठित होती है, जो कि निश्चित रूप से दिखाई देती है। देश की संसद एक संगठित संस्था है, परंतु जनता, मतदाता तथा जनमत का कोई संगठित रूप नहीं होता। तीसरे नंबर पर आता है जनता आदेश नहीं दे सकता। मासेस कैन नॉट गिव ऑर्डर्स। प्रभुसत्ता का एक लक्षण कानून के रूप में आदेशों की घोषणा करना है, परंतु जनता के पास इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं होती। जनता अच्छे कानून की मांग कर सकती है, परंतु राज्य को उन मांगों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। चौथे नंबर पर आता है कि न्यायालय इसे स्वीकार नहीं करते। जुडिशरी डज नॉट एक्सेप्ट इट। देश का न्याय विभाग एक बहुत बड़ी शक्ति है। न्यायालय केवल कानूनी प्रभुसत्ता को मानता है तथा उसी के अनुसार फैसला करता है। इस प्रकार जनमत जैसी कोई शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता, अतः लोकप्रिय प्रभुसत्ता केवल एक कल्पना है। पांचवें नंबर पर आता है जनता राज्य के कानूनों का पालन करती है। देश का न्याय विभाग एक बहुत बड़ी शक्ति है। न्यायालय केवल कानूनी प्रभुसत्ता को मानता है तथा उसी के अनुसार फैसला करता है। इस प्रकार जनमत जैसी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता, अतः लोकप्रिय प्रभुसत्ता केवल एक कल्पना है। पांचवें नंबर पर हम बात करते हैं जनता राज्य के कानूनों का पालन करती है। प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है और वह किसी के अधीन नहीं होती, परंतु जनता की शक्ति सर्वोच्च नहीं है। जनता के लिए राज्य के कानूनों का पालन करना अनिवार्य है और जो व्यक्ति राज्य के कानूनों का पालन नहीं करता उसे राज्य दंड देता है। राज्य के दंड देने की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हम बात करते हैं छठे नंबर के पॉइंट की, वो है ये अविभाज्य तथा स्थायी नहीं है। इट इज़ नाइदर इंडिविजुअल और नॉट परमानेंट। प्रत्येक प्रभुसत्ता में एकता का गुण भी नहीं होता और जनता के विचार बिखरे होते हैं। जनता की शक्ति का विभाजन होता रहता है। ये शक्ति स्थायी भी नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव सदैव न होकर विशेष अवसरों पर दिखाई देता है। अस्पष्ट तथा अनिश्चित, ये सातवें नंबर का पॉइंट है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता स्पष्ट तथा अनिश्चित है। इसके सिद्धांत के अनुसार राज्य की प्रभुसत्ता जनता के पास है, परंतु जनता से क्या अभिप्राय है ये स्पष्ट करना बहुत कठिन है। यदि प्रभुसत्ता का अर्थ समस्त जनता से है तो इसे उचित नहीं माना जा सकता। राज्य में पागल, मूर्ख, दिवाली, अपराधी, विदेशी आदि भी व्यक्ति होते ही हैं। दूसरे समस्त जनता को मताधिकार भी प्राप्त नहीं होते। रूसों ने सामान्य इच्छा से प्रभुसत्ता को जोड़ने का प्रयास किया है, परंतु रूसों की सामान्य इच्छा का सिद्धांत भी स्पष्ट नहीं है, इसलिए लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धांत स्पष्ट नहीं है। अतार्किक, इलॉजिकल। प्रभुसत्ता का एक कानूनी आधार है, परंतु लोकप्रिय प्रभुसत्ता का कोई कानूनी आधार नहीं है, इसलिए इस विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि सिद्धांत की आलोचना के बावजूद भी इस सिद्धांत के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। यद्यपि यह सिद्धांत अस्पष्ट, अनिश्चित तथा भ्रमपूर्ण है,
परंतु लोकतंत्र में कानूनी प्रभु की जनता के सामने झुकना पड़ता है। व्यवहार में इस सिद्धांत का बहुत महत्व है, परंतु शासक अधिक समय तक निमंत्रण देने के समान है। ऐसे कथन का अर्थ क्या है कि कोई भी शासक अधिक समय तक जनता की इच्छाओं की अवहेलना करके अधिक समय तक शासन करने में सफल नहीं हो सकता। ऐसा करने का अर्थ क्या होता है? क्रांति को निमंत्रण देने के समान। लोकतंत्र में सरकार जनता के हित के लिए होती है और कोई भी शासक जनता की इच्छाओं को कुचलने का साहस नहीं कर सकता। संक्षेप में कहा जा सकता है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसे आंखों से ओझल करना किसी वैधानिक प्रभु के लिए आज के संदर्भ में असंभव कहा जाएगा। गिलक्राइस्ट के शब्दों में कहा जा सकता है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता के स्थान पर लोकप्रिय नियंत्रण के शब्द को प्रयोग में लाना अधिक उचित है। स्टूडेंट्स, आपने प्रभुसत्ता के बारे में जो जानकारी प्राप्त की, हम एक बार दोबारा से उसे दोहरा लेते हैं। सबसे पहले सोवरेनिटी, प्रभुसत्ता हमने किया कि प्रभुसत्ता क्या है। प्रभुसत्ता से तात्पर्य सुपर पावर से है, एक ऐसी शक्ति जिसके ऊपर कोई और अन्य शक्ति नहीं होती। जब राज्य के पास सोवरेनिटी होती है तो वो आंतरिक और बाह्य रूप में कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होता है। और इसी प्रकार से हमने इसके अध्ययन के लिए इसके दो रूप देखे थे, आंतरिक प्रभुसत्ता और बाह्य प्रभुसत्ता। इसके बाद हमने प्रभुसत्ता की परिभाषाएं की, जिसमें आपने बॉदिन, ग्रोशियस, जेलेनिक, बर्गेस, बिलोबी, लास्की, वुड्रो विल्सन, पोलक और ड्यूगी की परिभाषाओं को अच्छे से देखा। और इसके आधार पर आपने कहा कि प्रभुसत्ता राज्य की वह सर्वोच्च, असीमित, सर्वव्यापक तथा अविभाज्य शक्ति है जिसके आधार पर राज्य कानूनों का निर्माण करता है तथा अपने आदेशों को सभी व्यक्तियों, समुदायों तथा संस्थाओं पर लागू करता है। प्रभुसत्ता के कारण ही राज्य पर कोई आंतरिक तथा बाह्य नियंत्रण नहीं हो सकता, और यदि राज्य की सर्वोच्च शक्ति पर कोई प्रतिबंध है तो यह केवल राज्य की आंतरिक तथा बाह्य नियंत्रण नहीं हो सकता। और यदि राज्य की सर्वोच्च शक्ति पर कोई प्रतिबंध है तो वह केवल राज्य की इच्छा अनुसार ही हो सकते हैं। प्रभुसत्ता के आधार पर ही उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं हो सकता। इसके बाद हमने प्रभुसत्ता के सिद्धांतों का इतिहास किया, जिसमें हमने प्राचीन युग, मध्य युग, 16वीं सदी से 19वीं सदी तक और वर्तमान युग तक का प्रभुसत्ता के सफ़र के बारे में बात की। उसके बाद प्रभुसत्ता की विशेषताएं और तत्वों की बारी आई, जिसमें आपने किया कि जो प्रभुसत्ता के महत्वपूर्ण लक्षण अथवा तत्व हैं वो हैं संपूर्णता अथवा निरंकुशता, सर्वव्यापकता, अपवर्जितता, स्थायित्व, अविभाज्यता, मौलिकता, अदेयता, अनश्वरता इत्यादि। इसके बाद हमने इसकी विशेषताओं की आलोचना की कि प्रभुसत्ता राज्य में निवास नहीं करती, प्रभुसत्ता निरंकुश नहीं होती, प्रभुसत्ता को बांटा जा सकता है, प्रभुसत्ता की परंपरागत अवधारणा खतरनाक। इसके बाद हमने प्रभुसत्ता पर प्रतिबंध अथवा सीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत किया, जिसमें आपने जो सीमाएं लगाई थी प्रभुसत्ता पर वो थी प्राकृतिक नियम, नैतिक नियम, संवैधानिक नियम, अंतर्राष्ट्रीय कानून, रीति रिवाज और परंपराएं, धर्म, जनमत। प्रभुसत्ता के विभिन्न प्रकारों में आपने किया नाममात्र और वास्तविक प्रभुसत्ता। इसके अलावा आपने देखा वैध तथा यथार्थ प्रभुसत्ता, वैधानिक तथा कानूनी प्रभुसत्ता और राजनीतिक प्रभुसत्ता। इसके अलावा कानूनी प्रभुसत्ता तथा राजनीतिक प्रभुसत्ता में संबंध आपने देखे और लोक प्रभुसत्ता की बात की। लोक प्रभुसत्ता में आपने लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धांत किया और इसके साथ ही सिद्धांत की आलोचना की। सिद्धांत की आलोचना में आपने जिन आधारों पर आलोचना की थी वो थे कि किसी मान्य परिभाषा का ना होना, यह संगठित शक्ति नहीं है, जनता आदेश नहीं दे सकता, न्यायालय इसे स्वीकार नहीं करते, जनता राज्य के कानूनों का पालन करती है, यह विभाज्य तथा स्थायी नहीं है, अस्पष्ट तथा अनिश्चित और अतार्किक। तो इस प्रकार से आपने संपूर्ण रूप में प्रभुसत्ता के सिद्धांत की जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।